फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशंस एंड रिसर्च। तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड देख रहे थे। उसके अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लिए। आज प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग लेने वाले हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिख भी रहा है और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाला है ना। तो डिस्क्रिप्शन में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो। अल्फा हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है ना, Alpha Heavy Engineering Company produces earth movers and harvesters. Each product passes through two assembly departments A and B, है ना। दो डिपार्टमेंट्स है A और B, उसके थ्रू वो अर्थ मूवर्स और जो हार्वेस्टर्स है वो पास होगा, है ना। और दूसरा देखो और क्या बोल रहा है उसके आगे, which respectively have 300 hours and 320 hours of available time for the next months of production, है ना। मतलब ए और बी दोनों डिपार्टमेंट के पास कितना कितना टाइम है नेक्स्ट मंथ में, 300 आवर्स है और 320 आवर्स ही टाइम अवेलेबल है ना। और क्या बोल रहा है, ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर्स 20 आवर्स इन ईच अर्थ मूवर, है ना। जो भी अर्थ मूवर बन रहा है अपना, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, देखो। रिक्वायर्स 20 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए और 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, है ना। ये दोनों डिपार्टमेंट का टाइम। और ईच हार्वेस्टर रिक्वायर्स 30 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 20 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। The two product are tested in the third department। और तीसरा एक डिपार्टमेंट है जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट, जहां पे टेस्टिंग हो रही है मटेरियल की, सॉरी अर्थ मूवर और हार्वेस्टर की। तो टेस्टिंग में कितना टाइम लगता है, देखो। ईच डिपार्टमेंट इज गिवन 60 आवर्स ऑफ टेस्टिंग, है ना, एंड ईच हार्वेस्टर इज 20, है ना। अर्थ मूवर को 60 आवर्स लग रहा है टेस्टिंग के लिए और हार्वेस्टर को 20 आवर्स लगता है। As per the agreement with the labor union, the total labor hours devoted to testing cannot fall below 270। मतलब जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जो भी यूनियन है, हमारा लेबर यूनियन है, उसको वर्ड दिया है, उसके साथ एग्रीमेंट है कि भाई टेस्टिंग डिपार्टमेंट में मिनिमम 270 आवर्स लेबर वर्क करेगा, उससे कम नहीं। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में उनको 270 आवर्स का वर्क दिया जाएगा, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में बचा हुआ वर्क देगा, है ना। तो ये एक कंस्टेंट है। उसके बाद क्या, द मैनेजमेंट हैज द ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट लीस्ट 1 हार्वेस्टर फॉर एवरी 2 अर्थ मूवर, है ना। अभी देखो मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है, क्या है पॉलिसी की भाई, वो हर एक अर्थ मूवर पे 2 हार्वेस्टर बनाना है ना। एक अर्थ मूवर बनता है तो 2 हार्वेस्टर बनना चाहिए, है ना। ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द मेजर कस्टमर हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ मिनिमम 5 अर्थ मूवर एंड हार्वेस्टर फॉर नेक्स्ट मंथ, है ना। और एक मेजर जो कस्टमर है उसने एक ऑर्डर प्लेस किया है कि भाई 5 उसको अर्थ मूवर्स एंड हार्वेस्टर्स चाहिए, है ना। 5 अर्थ मूवर्स और हार्वेस्टर चाहिए, मतलब अर्थ मूवर और हार्वेस्टर दोनों मिला के 5 चाहिए, है ना। अब कौन सा कितना चाहिए, कौन सा कितना चाहिए स्पेसिफाई नहीं किया, है ना। हार्वेस्टर और अर्थ मूवर दोनों मिला के 5 चाहिए, है ना। ये कस्टमर का ऑर्डर है जो फुलफिल करना है ना। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो, फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड सो एटलीस्ट दैट मेनी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, है ना। ईच अर्थ मूवर्स गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 एंड ईच हार्वेस्टर हैज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000, है ना। फॉर्मुलेट द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द सेम ग्राफिकली। तो देखो ये पूरा का पूरा हम लोग को प्रॉब्लम दिया हुआ है ना। इस गिवन डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। टेबलर फॉर्म में डाटा ले लेंगे पहले, तो इजी हो जाएगा। और सब में पहले जो स्टूडेंट्स सब में ज्यादा जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई x1 x2 किसको कंसिडर करना है ना, कौन से एलिमेंट को कंसिडर करना है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, प्रॉब्लम से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो क्या करना है, किसका पैसा किसका दिया है, प्रॉफिट या फिर कॉस्ट, है ना। प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट या कोई भी चीज की कॉस्ट, मतलब पैसे का आरएस किसका बताया है ना, रुपीज में वैल्यू किसकी बता रहा है। देखो यहाँ पे अर्थ मूवर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,000 और हार्वेस्टर पे कितना हो रहा है 8,000। तो इसका मतलब अर्थ मूवर और हार्वेस्टर ये 2 प्रोडक्ट है अपने, है ना। और ये 2 चीजें ही बनने वाली है। तो x1 क्या रहेगा, अर्थ मूवर, और x2 क्या रहेगा, हार्वेस्टर्स, है ना। तो नंबर ऑफ अर्थ मूवर्स प्रोड्यूस दैट इज x1 और नंबर ऑफ हार्वेस्टर प्रोड्यूस दैट इज x2 रहेगा। सिंपल सी चीज है ना। तो सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग गिवन डाटा का हमारा। हाँ, तो कैसे करेंगे, अर्थ मूवर्स। देखो अर्थ मूवर्स को बनने में डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे गिवन डाटा वापस से पढ़ लेने का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईच अर्थ मूवर्स रिक्वायर 20 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में कितना लग रहा है उसको 20 आवर्स एंड 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट बी में 40 आवर्स लग रहा है।
और वैसे ही देखो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितना लग रहा है, अर्थ मूवर इज गिवन 60 आवर्स फॉर टेस्टिंग, है ना, अर्थ मूवर इज गिवन 60 आवर्स फॉर टेस्टिंग, और अर्थ मूवर का प्रॉफिट कितना है 10,000 है। एक अर्थ मूवर बिकता है तो 10,000 का प्रॉफिट होता है कंपनी को, है ना। उसी तरह से हार्वेस्टर का कितना प्रॉफिट है 8,000 है ना, एक हार्वेस्टर बिकता है तो 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, है ना। अब हार्वेस्टर का आवर्स देखेंगे हम लोग, डिवोटेड आवर्स। ईच हार्वेस्टर रिक्वायर्स 30 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए में कितना लग रहा है 30 आवर्स, और डिपार्टमेंट बी में 20 आवर्स इसको लग रहा है ना, ओके। और टेस्टिंग के लिए भी हार्वेस्टर को 20 आवर्स लगता है, ओके। अब ये सब दे दिया। अब कंस्ट्रेंट देखेंगे, डिपार्टमेंट ए के पास कितने आवर्स है। स्टार्टिंग में ही अपने को बोला ईच प्रोडक्ट पासेस थ्रू द टू असेंबली डिपार्टमेंट्स ए एंड बी which respectively have 300 hours and 320 hours of available time for a next month, है ना। तो नेक्स्ट मंथ में सिर्फ ए डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है, सिर्फ 300 ही टाइम है और आवर्स का टाइम है, और बी डिपार्टमेंट के पास 320 आवर्स का ही टाइम है ना। अब इसी तरह से जो हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, तो डिवोटेड आवर्स डिवोटेड टू टेस्टिंग कैन नॉट फॉल बिलो 270, मतलब 270 से कम नहीं होने चाहिए, 270 से ज्यादा होने चाहिए। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पे 270, है ना। तो ये मिनिमम अवेलेबल आवर्स ये दोनों के लिए है, और ये 270 के लिए क्या है मैक्सिमम अवेलेबल आवर रहेगा, है ना। इसके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम अवेलेबल आवर्स यहाँ पे लिखा मैं, दोनों का मिनिमम अवेलेबल आवर्स इतने हैं। लेकिन जो हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है वो यूनियन लेबर के हिसाब से 270 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और भी दो कंडीशंस है, वहां से भी इक्वेशंस बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जितना भी डाटा टेबुलर फॉर्म में लिख सकता था मैंने उतना लिखा, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, है ना, प्रॉब्लम समझने में। तो सबसे पहले x1 x2 लेंगे। x1 क्या रहेगा हमारा अर्थ मूवर्स, नंबर ऑफ अर्थ मूवर्स प्रोड्यूस्ड। x1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ अर्थ मूवर्स प्रोड्यूस्ड इन गिवन टाइम, आगे 100 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ना। और x2 क्या रहेगा, x2 इज नंबर ऑफ हार्वेस्टर्स प्रोड्यूस्ड, है ना। तो x1 x2 मिल गए हम लोग को, वेरिएबल मिल गए, अभी इक्वेशंस मिल गए। पहले तो ये टेबुलर फॉर्म से 3 इक्वेशन इजीली मिल जाएंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या है, अभी प्रॉब्लम कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। क्या बोला है अपने को, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना। तो क्या करना है हम लोग को, प्रॉब्लम में बोला है देखो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग को इक्वेशंस बनाना है। तो सिंपल से क्या आ जाएगा इधर, मैक्सिमाइज जेड, तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारा वो मैक्सिमाइज करना है हमको। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, अब देखो जो हमारा अर्थ मूवर है, एक अर्थ मूवर बनेगा तो 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है। वैसे कितने अर्थ मूवर बनेंगे हमारे, x1 अमाउंट ऑफ अर्थ मूवर बनेंगे ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10,000 x1 प्लस एक हार्वेस्टर बनेगा तो 8,000 का प्रॉफिट होगा। ऐसे कितने हार्वेस्टर बनने वाले, x2, है ना। तो क्या हो जाएगा 8,000 इंटू x2, राइट। तो देखो ये बन गया हमारा z का इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए के लिए इक्वेशन बनेगी। डिपार्टमेंट ए में देखो, डिपार्टमेंट ए में कितना वर्किंग आवर लगने वाला है, अर्थ मूवर को कितना आवर्स लगने वाले, 20 आवर्स लगने वाले, है ना। तो ऐसे कितने अर्थ मूवर्स बनेंगे, x1 बनेंगे, तो 20 इंटू x1, है ना। डिपार्टमेंट ए पे कितना वर्क होने वाला है 20 x1, इतना टाइम लगेगा, है ना। अब हार्वेस्टर को डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स लगने वाले, है ना। तो ऐसे कितने हार्वेस्टर बनेंगे, x2, तो टोटल आवर्स क्या हो जाएंगे 30 इंटू x2, है ना। अब ये जो टोटल आवर्स का टाइम है ये कितना है अवेलेबल आवर्स, नेक्स्ट मंथ में कितने अवेलेबल आवर्स है, सिर्फ 300 अवेलेबल आवर्स है। किसके पास, डिपार्टमेंट ए के पास, है ना। तो इट शुड बी हाउ मच, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 300। ये दोनों का आवर का जो एडिशन हो जाएगा तो वो जो एडिशन है वो 300 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए, है ना। उसी तरह से डिपार्टमेंट बी का इक्वेशन बनेगा। डिपार्टमेंट बी में अर्थ मूवर को 40 आवर्स लगते हैं। ऐसे कितने अर्थ मूवर बनेंगे, x1 अमाउंट, है ना।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 इंटू x1 प्लस, देखो अब डिपार्टमेंट बी में कितने हार्वेस्टर को कितना आवर लगता है, 20 आवर्स लगता है। ऐसे कितने हार्वेस्टर बनेंगे, ऐसे x2 हार्वेस्टर बनने वाले हैं ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 20 इंटू x2। अबे दोनों को मिलाने के बाद जितने भी नंबर ऑफ आवर्स हो गए वो कितने होने चाहिए, 320 होने चाहिए, 320 से कम होने चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट बी के पास अगले महीने में सिर्फ कितना है 320 आवर्स ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उतने ही अवेलेबल है ना। तो इसके लिए यहां पे भी क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 320, राइट। अब थर्ड वाला टेस्टिंग डिपार्टमेंट का इक्वेशन देखो, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में क्या बोल रहा है, अर्थ मूवर को टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितना आवर लग रहा है, 60 आवर्स है ना। तो ऐसे कितने अर्थ मूवर बनेंगे, ऐसे x1 अमाउंट ऑफ अर्थ मूवर बनने वाले हैं ना, तो इसके लिए 60 इंटू x1 प्लस टेस्टिंग डिपार्टमेंट में हार्वेस्टर को कितना आवर लग रहा है, 20 आवर। ऐसे कितने हार्वेस्टर बनेंगे, x2, तो क्या हो जाएगा प्लस 20 इंटू x2 है ना। अब देखो पॉइंट पढ़ो, अब ये मिनिमम आवर अवेलेबल नहीं है 270। अब क्या है, जो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन से कंपनी का टाइप है, उनको बोला हुआ है कि उनको वर्ड्स दिया हुआ है कि भाई तुमको मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, हर महीने में मिनिमम 270 आवर्स तुमको हम लोग देंगे। किधर क्या हुआ, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आपको मिनिमम 270 आवर्स दिया जाएगा है ना, तो मिनिमम 270 आवर्स, 270 से ज्यादा दिया तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 270, 270 से कम चलता क्या, नहीं। 270 से ज्यादा आवर्स अगर हो गए टेस्टिंग डिपार्टमेंट में चलेगा, लेकिन 270 से कम नहीं होने चाहिए है ना, तो कम नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 270 है ना। तो वर्कर्स जो है, वर्कर्स को वर्क कराना ही है, कंपनी को वर्कर्स को वर्क देना ही है टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, मिनिमम 270 आवर्स है ना। उससे ज्यादा दिया तो अच्छा है, वर्कर खुश रहेंगे, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते है ना, लीगली कंस्ट्रेंट है। ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गया, अभी थर्ड इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, और एक पॉइंट बोला है हम लोग को, क्या बोला है कि एक जो मेजर ऑर्डर आया है कंपनी के पास, वो कितना है, उसको 5 अर्थ मूवर्स और हार्वेस्टर्स चाहिए ना, उसको 5 अर्थ मूवर्स और हार्वेस्टर्स चाहिए है ना। तो मतलब मिनिमम 5 अर्थ मूवर्स और हार्वेस्टर दोनों को मिला के 5 चाहिए उसको। कौन सा कितना कितना चाहिए उसने कुछ बताया क्या, नहीं बताया ना। तो अर्थ मूवर्स और हार्वेस्टर ये दोनों को मिला के कम से कम 5 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए है ना, जो कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि नहीं तो कस्टमर को फुलफिल कैसे करेंगे। नहीं तो मिनिमम जो हमारा बनने वाली वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, x1 और x2 को मिला के 5 होनी चाहिए। तो इसके लिए x1 नंबर ऑफ अर्थ मूवर कितने बनने वाले हैं, x1 प्लस नंबर ऑफ हार्वेस्टर कितने बनने वाले हैं, x2। ये दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो सम है, दैट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, एटलीस्ट 5 होने चाहिए, मिनिमम 5 होने चाहिए। 5 से ज्यादा हो गए तो बहुत अच्छी बात, 5 से ज्यादा ही हो गए, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में ना, कुछ भी हो जाए तो 5 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 से कम नहीं होना चाहिए आंकड़ा है ना। अर्थ मूवर जो बनेंगे और हार्वेस्टर जो बनेंगे दोनों को मिला के कितने बनने चाहिए, मिनिमम 5 तो बनने चाहिए, 5 का तो ऑर्डर है, देना है अपने को 5 है ना। तो ये कंडीशन हो गया। और अब मैनेजमेंट का एक कंस्ट्रेंट है, मैनेजमेंट का क्या कंस्ट्रेंट है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, देखो मैनेजमेंट बोलता है कि भाई एक अर्थ मूवर बनेगा तो 2 हमारे हार्वेस्टर बनने चाहिए, हर एक अर्थ मूवर पे 2 हार्वेस्टर्स बनने ही चाहिए है ना। जो हार्वेस्टर का प्रोडक्शन है वो डबल होना चाहिए, किससे, अर्थ मूवर से है ना। देखो हार्वेस्टर का प्रोडक्शन अर्थ मूवर से डबल हो जाना चाहिए है ना। तो अर्थ मूवर कितने बनने वाले हैं हमारे, x1 है ना, तो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2x2 है ना। मतलब जो हार्वेस्टर बनने वाले वो डबल होने चाहिए ना, x1 कितना होना चाहिए, 2x2 के बराबर होना चाहिए। ऐसे अगर इक्वल्स टू भी लिखे तो यहाँ पे चलता है, लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू चाहिए, डबल होना चाहिए, डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, ट्रिपल नहीं होना चाहिए ना, डबल या डबल से कम होना चाहिए ना। मतलब x1 का जो भी अमाउंट होगा वो 2x2 होना चाहिए, 2x2 से कम होना चाहिए, 2x2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया यहाँ पे है ना। तो चलो ये 5 के 5 इक्वेशन मिल गए। अभी इक्वेशन हम लोग को सबके सब मिल गए, तो अभी ये टेबल का काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो टेबल को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी हम लोग हमारे ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हर एक इक्वेशन को लेके इक्वेशन को नाम दे देंगे। पहला वाला इक्वेशन है ये हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो।
अब इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कितना है 20x1 प्लस 30x2 लेस देन और इक्वल टू 300 है। लेस देन इक्वल टू क्या करने का, इज इक्वल टू ले लो 300 है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब यहां से अपने को वैल्यूज मिल जाएंगे x1 x2 के। देखो सब में पहले क्या करना है, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यही इक्वेशन में x1 0 पुट करना है। तो देखो x1 अगर 0 पुट कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 30x2 इज इक्वल टू 300 है ना। अब यहां से x2 की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 30। देखो 300 डिवाइड बाय 30 क्या आ जाएगा 10। तो अब यहां पे हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, ये है x1 ये है x2 हमारा। देखो यहां पे वैल्यूज लिख देंगे। अगर x1 की वैल्यू 0 होती है तो x2 की वैल्यू कितनी है 10 है। अब इसी हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अभी x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे x1 पुट किया था वैसे ही पुट x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो देखो क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 20x1 प्लस 30 इंटू x2 क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू 300 राइट। तो अभी क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये टर्म हट गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20x1 इज इक्वल टू 300 है ना। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 20 है ना। तो क्या हो जाएगा 20 बाय 2 मतलब 15 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 15। तो देखो x2 अगर 0 है तो x1 कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है ना। तो देखो अभी ये पहले इक्वेशन से हम लोग को x1 x2 के दो वैल्यू मिल गए है ना। तो इसको ये इक्वेशन को यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 का डाटा है ना। अब इसी तरह से ऐसे हमारे जितने इक्वेशन है 4-5 उसके सब वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इक्वेशन नंबर को 1 को यहां से हटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है ये वाला हमारा है ना 40x1 पे लिख दो 40x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 320 है। तो क्या करेंगे इज इक्वल टू 320 है ना। अब यहां पे वापस वही प्रोसीजर सेम, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन को 2 नाम दे दो, इन इक्वेशन नंबर 2 है ना। x1 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 0 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 320 राइट। ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो अब ये सिर्फ इतना ही बचा। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 320 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल है ना। 32 का हाफ कितना होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 16 राइट। तो देखो अब यहाँ पे वापस हम लोग एक टेबल बना लेंगे, छोटा सा टेबल x1 एंड दिस इज x2। x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 16 है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ऐसा इधर इक्वेशन नंबर 3 के लिए भी आ जाएगी वैल्यूज है ना। अब क्या करना है, x2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखो x2 पुट x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन में पुट करो। तो 40x1 एज इट इज रहेगा प्लस 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 320 राइट। तो देखो अभी 40x1 इज इक्वल टू 320 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया पूरा है ना। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 40 है ना। तो क्या आएगा 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 8। देखो x2 0 है तो x1 8 है राइट। इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट।
अब इक्वेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये वाला इक्वेशन नंबर 3 है, इसको यहां पे लिख दो। कितना है 60x1 प्लस 20x2। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो लेस देन रहने दो, ग्रेटर देन रहने दो, ये वैल्यू निकालते टाइम तो हमको इक्वल टू यूज करना है उसको ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 270, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दो। वापस वही प्रोसीजर, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। x1 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 0 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 270, राइट। अब देखो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 13 2 26 है ना, तो 13.5 आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 13.5 है ना, बराबर है। तो 13.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस एक टेबल बना लेंगे हम लोग, इधर x1 ये है हमारा x2, राइट। जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 13.5। वैसे ही अब x2 को 0 पुट करो, पुट x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में x2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम लोग, तो x1 देखो 60 x1 प्लस 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 270, राइट। अब देखो ये पूरा टर्म 0 हो गया 60। अब ये तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 60 है ना, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 पॉइंट कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग आंसर, 27 डिवाइडेड बाय 6 4.5, तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 4.5। तो देखो x2 0 है तो x1 की वैल्यू कितनी है 4.5 मिल गई है ना, तो x1 की वैल्यू 4.5 मिल गई। तो अभी तीनों के तीनों इक्वेशन के वैल्यूज हम लोग को मिल गए। फोर्थ इक्वेशन पे जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 देखो, इक्वेशन नंबर 4 पे ये वाली इक्वेशन है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। अब ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। गिवन डाटा में क्या बोला है हम लोग को कि x1 और x2 है ना, तो x1 और x2 ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए हम लोग को 5 बनने चाहिए है ना। 5 अर्थ मूवर और हार्वेस्टर दोनों को मिला के प्रोडक्शन कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए ना। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। x1 0 पुट कर देंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 5 हो गया, 0 तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और एक टेबल बना लेते हैं नीचे इक्वेशन नंबर 4 के लिए। जब x1 0 रहेगा तो x2 की वैल्यू कितनी है 5 है। उसी तरह से x2 0 रहेगा तो x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ मैं करके बताता हूँ। देखो पुट, अभी क्या करना है x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। x2 0 पुट करेंगे तो क्या होगा x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दैट इज x1 इज इक्वल टू 5। मतलब x2 अगर 0 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है ना। समझ में आया ये? अब देखो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारा उसको ले लेना है। इक्वेशन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, देखो अभी है ना।
इक्वेशन नंबर 5 जो रहेगा हमारा वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी यहां से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले एक साइड ले लो सबको। x1 क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा ना। स्टेटमेंट में क्या बोला है हम लोग को, हर एक अर्थ मूवर पे अपने को कितना बनना चाहिए, हर एक अर्थ मूवर पे हमारा 2 हार्वेस्टर बनना चाहिए। या फिर इसको उल्टा ले लो, 2x2 को इधर ले लो, x1 हमारा x का कोऑर्डिनेट है, उसको पहले लिखेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो x1 को अगर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2x2 पहले आ जाएगा, क्योंकि माइनस टर्म हम पहले नहीं करते ना। तो इसके लिए देखो x1 माइनस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तुमको समझ में आया, ये सिंबल को चेंज नहीं कर रहे, 2x2 को सिर्फ इधर ला लिया हम लोग, तो इधर क्या बचा, 0 बचा, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। देखो जब ऐसे 0 वाली इक्वेशन आती है, जब भी प्रॉब्लम में ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, जब भी ऐसा लास्ट में 0 आता है इक्वेशन में, तो क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लेना है अपने को। अब इक्वल टू 0 वाली जब भी इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग x1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं, है ना, तो x1 की वैल्यू जब भी हम लोग 0 पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया सब पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5। तो x1 को 0 पुट कर दिया हम लोगों ने, तो क्या बचेगा, 2x2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से x2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो x1 0, x2 0, दोनों के दोनों वैल्यू 0 आ गए, है ना। अब सेकंड वैल्यू जो है x2 की वैल्यू वापस से हम लोग 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इक्वेशन में जब 0 है तो तब क्या करना है मैं तुमको बताता हूं। देखो पहले इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं टेबल को। जब x1 0 है तो x2 भी 0 है ना। तो अब सेकंड टाइम में क्या करना है अपने को, जब ऐसा वैल्यू दिख रहा है जहां पे इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 है, तो अपने को क्या करना है, दोनों में से एक की कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप कर देने की, है ना, क्योंकि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कैसी है, डबल्ड है ना। तो दोनों वैल्यू 0 0 नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे x2 भी 0 पुट करेंगे तो x1 भी 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन दोनों के दोनों पॉइंट 0 0 नहीं आ सकते, अपने को पता है, क्योंकि अपने को कंडीशन पता है, यहाँ पे x1 डबल है x2 के, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, x1 की जगह पे अगर मैं 50 पुट कर दूं, है ना, 50 ज्यादा हो जाएगा, क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, 50 पुट कर लेंगे। चलो x1 के जगह पे अगर मैं 50, अपने स्केल में नहीं आएगा ना, 50 की वैल्यू अपने पास तो मैक्सिमम कितना है, 15 है। तो x1 अगर मैं 10 पुट कर दूं, पुट x2 इज इक्वल टू 10, अगर x2 को मैं 10 पुट कर दूं, है ना, इन इक्वेशन नंबर 5, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर x2 को 10 पुट कर दूं तो x1 क्या हो जाएगा, x1 अल्टीमेटली उसका हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि x1 इज इक्वल टू क्या है, 2x2, इक्वेशन में पुट करके बताता हूं, x1 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, है ना। तो देखो अगर x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 10 पुट करता हूं मैं, तो x1 की वैल्यू कितने आने वाली है, 20 आने वाली है। वो तो हमको पता है कि डबल है ये, तो ये वैल्यू आने वाली है। तो इसके लिए कोई भी एक वैल्यू चूज करने की, कोई भी एक वैल्यू 50 60 70 जो भी आपके मन में आए वो वैल्यू ऐसी चूज करना है कि स्केल में हमको लेने आए, ग्राफ बनाना ना हमको, उसमें स्केल में हमारे बैठे ऐसे वैल्यू चूज करना, है ना। ज्यादा बड़ी वैल्यू चूज कर लोगे तो फिर स्केल में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी लेते टाइम, है ना। तो वो हिसाब से छोटी वैल्यू चूज करना, कोई भी जो वैल्यू लेंगे हम लोग उसके रिस्पेक्टिवली दूसरी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे x2 0 नहीं पुट करना, एक बार 0 पुट करना, दूसरी बार 0 नहीं पुट करना, जब भी इक्वेशन में ऐसा इज इक्वल टू 0 आएगा तब ध्यान रखना, ओके। तो चलो अभी यहाँ पे अपना रहा, अगर x2 अगर हमारा 10 है तो x1 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो चलो सबके सब वैल्यूज हम लोग को मिल गए, पूरे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग को सारे के सारे मिल गए हैं। तो अभी ग्राफ बनाने की बारी है। तो चलो ग्राफ फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ फॉर्मेशन में अभी ग्राफ बनाने से पहले एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है अपने को,
कि कितने कितने वैल्यूज हम लोग को लेने हैं। जैसा x, ये जो x1 रहता है ये x एक्सिस रहता है ना, और जो x2 रहता है वो y एक्सिस रहता है। तो y एक्सिस पे सब में मैक्सिमम 16 आ रहा है, और क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना, x एक्सिस पे 20 आ रहा है मैक्सिमम, है ना। तो वो हिसाब से अपने को ग्राफ का लेंथ डिसाइड करना है। तो चलो हाँ, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 1:2 का स्केल यूज करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, है ना। ये वाला स्केल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6, है ना, 8, 10, 12, 14, 16, ये आ गया 20, सॉरी 18, है ना, गिनती कच्ची है, 18, ये आ गया 20, है ना। ये है हमारा y एक्सिस। उसी तरह से x एक्सिस पे यहाँ पे तो 0,0 रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना, एंड सो ऑन, है ना। ये है हमारी x एक्सिस। ओके, x y दोनों एक्सिस बना रही, ग्राफ बन गया हमारा। अब देखो, अब हर एक पॉइंट को लोकेट करना है सब में। पहला वाला जो इक्वेशन है, पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट देखो, ये x1 मतलब x एक्सिस। देखो पहले पॉइंट देखो, स्टार्टिंग के पॉइंट देखो, x0 y10, है ना। x0 y10 का पॉइंट कहां पे आएगा, x0 मतलब यहाँ पे आएगा, y10 मतलब इधर ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया हम लोग को, है ना। यहाँ पे किधर पॉइंट मिल गया, x0 y10 का पॉइंट है ना। अब वैसे दूसरा वाला पॉइंट देखो क्या है, x15 और y0। x15 मतलब कहां पे आएगा, इधर इधर देखो, 14 और 16 के बीच में, है ना। x15 इधर आ गया, और y0 मतलब y यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ही पॉइंट आ गया ना। तो ये हम लोग को 2 पॉइंट मिल गए। लाइन ए के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, तो दोनों पॉइंट मिल गए, तो दोनों को ज्वाइंट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन। अब हर एक इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट लेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे ना। ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वैसे ही इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट देखो, पहला वाला पॉइंट देखो, x0 y10, x0 y10 कहां पे आएगा, x0 और y कितना है, सॉरी y16, x0 y16, x0 और y16, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, x8 और y0, x8, x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया है। तो अब ये 2 पॉइंट मिल गए, तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है ये, है ना। दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब वैसे इक्वेशन नंबर 3 के लिए देखो, इक्वेशन नंबर 3 में देखो x1 कितना है 0 और x2 13.5, मतलब x0 और y 13.5, है ना। x0 एंड y 13.5, देखो 14 और 15 यहाँ पे आएगा, 13.5 मतलब ये इधर किधर आ जाएगा, यहाँ पे, है ना, 13.5, है ना। ये वाला एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है इक्वेशन नंबर 3 के लिए, x 4.5 और y 0, x 4.5, देखो ये यहाँ पे 4 है, इधर बीच में किधर 5 आएगा, अब 4.5 मतलब ये यहाँ पे आएगा, है ना। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं, है ना। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो चलो ये क्या लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 3, है ना। इक्वेशन नंबर 3 की लाइन है ये। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 के पॉइंट एकदम इजी है, क्या है,
x0 y5 है ना, x0 और y5 देखो 4 और 6 के बीच में इधर किधर 5 आएगा है ना, ये वाला पॉइंट है। और वैसे ही देखो x5 y0 मतलब x की वैल्यू 5 है ना, 4 और 6 के बीच में इधर 5 आएगा है ना। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए अपने को, इसको ज्वाइंट कर दो तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेंगी इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 4 को। दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 की लाइन हो गई। अब लास्ट वाला बचा अपना इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का पहला पॉइंट क्या है, 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे आ गए 0 0 का पॉइंट है ना। अब दूसरा वाला पॉइंट कितना है उसका, x20 y10 है ना। देखो x20 किधर गया, x का 20 मतलब ये x का 20 इधर आ गया ना, और y का कितना है 10 है, y का 10 इधर आ गया ना। तो अब x20 y10 मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट को लोकेट करना पड़ता है, पता है ना कैसे लोकेट करते हैं ना। इधर से वर्टिकल लाइन लाओ, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा किधर है ना, ग्राफ में ये इधर पॉइंट आ जाएगा। तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन बनती है इधर है ना। है ना, ये वाली लाइन, अब ये लाइन सीधा आगे बढ़ जाएगी, कहाँ जा रही है पता नहीं, लेकिन आगे जा रही है। दोनों पॉइंट मिल गए, ये पहला वाला पॉइंट 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 20,10 का पॉइंट है, 20,10 का पॉइंट है हमारा ये वाला। अरे ये वाला हमारा 20,10 का पॉइंट है। तो सभी लाइन मिल गए। अब ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इक्वेशन नंबर 5 को है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना। व्हाट इज द फिजिबल एरिया। अब ये इक्वेशंस का काम आएगा, जो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, कैसे फिजिबल एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 20x1 प्लस 30x2 लेस देन और इक्वल टू 300। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसी है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, मतलब जो लाइन इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, तो फिजिबल एरिया कौन सा आएगा, इस लाइन के नीचे का एरिया। लेस देन मतलब 0 की तरफ, इसके नीचे है ना, और ग्रेटर देन मतलब इसके ऊपर, 0 से अपोजिट है ना। तो ये लाइन के नीचे का एरिया क्या रहेगा, फिजिबल रहेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इक्वेशन नंबर 2 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो फिजिबल एरिया इस लाइन के नीचे का रहेगा, लेस देन और इक्वल टू मतलब नीचे का एरिया रहेगा, 0 की तरफ का एरिया रहेगा है ना। अब उसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वेशन नंबर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इक्वेशन नंबर 3 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है ना। तो इस लाइन के ऊपर का एरिया रहेगा, इसके ऊपर का रहेगा, इधर वाला एरिया रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, राइट वाला एरिया रहेगा, ऊपर का एरिया रहेगा, 0 की तरफ का नहीं, ऊपर का। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर का। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में देखो, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वेशन नंबर 4 जो है, ये वाली लाइन, इसके भी ऊपर का एरिया रहेगा, इसके ऊपर का, इसके भी ऊपर का, ये लाइन के नीचे का, और ये वाली लाइन के भी नीचे का, पहली और दूसरी लाइन के नीचे का, तीसरी और चौथी लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए फिजिबल में है ना। अब जो 5वीं वाली लाइन है हमारी, 5th वाली लाइन, यहाँ पे भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसके लेफ्ट साइड का, इधर का ऊपर का एरिया चाहिए ना, यहाँ का एरिया चाहिए, नीचे का एरिया नहीं चाहिए, किधर का चाहिए, ऊपर का एरिया चाहिए ना, ये यहाँ का ऊपर का वाला एरिया चाहिए इसका है ना। जब भी ऐसी लाइन जाएंगी 0 में से, तो इसके ऊपर का रहेगा लेस देन और इक्वल टू, और नीचे का रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो इसके ऊपर का एरिया चाहिए हम लोग को, राइट। तो अब ये सब कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए अपने को जो एरिया मिलेगा वो कौन सा वाला रहेगा। मैं पहले हैचिंग मार दे, देखो अगर एरिया कौन सा आने वाला है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने को जो भी समझ में आ रहा है, अपने को अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ये एरिया रहेगा, ऐसे तुमको लग रहा है, तो पहले उसको हैचिंग लाइन मार दो पूरा है ना। हैचिंग लाइन मारने के बाद क्या करने का, क्रॉस चेक करने का। क्रॉस चेक करते ही समझ में आ जाता है, क्रॉस चेक करते ही समझ में आता है कहाँ गलती हो रही है, फिर वो एरिया को बढ़ा देना या कम कर देना है ना। पहले पेंसिल से उसको हैचिंग लाइन मार देना। ओके, अब मैंने जैसा ये एरिया को हैचिंग लाइन मार दिया, मेरे दिमाग में आया कि भाई ये एरिया रहेगा, हैचिंग लाइन मार दिया। अब क्रॉस चेक करो, पहली वाली इक्वेशन कौन सी है, पहली वाली इक्वेशन ये है, तो ये लेस देन इक्वल टू है, इसके नीचे है एरिया, ये हाँ इसके नीचे है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर दूसरी वाली लाइन कौन सी है, दूसरी वाली लाइन ये है, इसके नीचे का एरिया है, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू, इसके नीचे बराबर।
तीसरी वाली इक्वेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये है, तो इसके ऊपर है क्या एरिया ये, हाँ इसके ऊपर है ना। उसके बाद चौथी वाली इक्वेशन भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब इसके ऊपर है क्या, चौथी वाली इक्वेशन क्या नहीं है, इसके ऊपर है एरिया ये, हाँ इसके ऊपर है ना। अब उसके बाद लास्ट वाली बची अपनी 5 इक्वेशन है ना, ये भी लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इसके ऊपर है क्या एरिया ये है ना, इसके लेफ्ट में है क्या, लेफ्ट राइट देखते हैं इसके ना, इसके लेफ्ट में है क्या, लेस देन इक्वल्स टू मतलब लेफ्ट, इसके लेफ्ट में है एरिया ये है, तो मतलब जो मैंने हैचिंग लाइन मारा है वो एरिया एकदम बराबर है। अगर किधर भी तुमको ऐसा जम नहीं रहा है तो वहां पे कोई एक एरिया को हैचिंग लाइन मार दो, फिर क्रॉस चेक करने का, अगर समझ में आ रहा है यहाँ पे गलत हो रहा है तो एरिया को चेंज कर लो, सिंपल है ना। तो चलो, तो अभी अपने को फिजिबल एरिया हमारा मिल गया जो रेड लाइन में है, इसके 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आप लोग को है ना, ये 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, चारों को भी क्या करना है अपने को नाम दे देना है, ABCD इसको नाम दे दो, ये है सपोज हमारा पॉइंट A, ये है B, ये है C, ये है D है ना। अब ये 4 कॉर्नर्स मिले, चारों के 4 पॉइंट मिले, अब चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 और 9 के बीच में किधर दिख रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट इधर किधर आ रहा है, 2 के पास पास आ रहा है ना। और इस तरह A का कोऑर्डिनेट ये 4 है और इधर का X का 2 दिख रहा है, B का कोऑर्डिनेट इधर 6 दिख रहा है, इधर 3 के आसपास दिख रहा है ना, और C का कोऑर्डिनेट ऐसे इधर 4 के आसपास दिख रहा है, इधर 8 और 7 के आसपास दिख रहा है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब ये तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे है ना। तो अभी जो एग्जैक्ट वैल्यूज है, जो ग्राफ पे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलते हैं वो मेरे पास है, ऑलरेडी ग्राफ पे सॉल्व किया है मैंने, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे, और वो वैल्यू लेके क्या करना है अपने को, सिंपल z के इक्वेशन में डालना है सबके सब वैल्यू। हमारा प्रॉब्लम कैसा है, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है हमारा, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बोला है ना। तो अब क्या करने का, हर एक पॉइंट है ना, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं हम लोग को, यहां पे मैं लिख देता हूं, ए पॉइंट है जैसे आप लोग को दिख रहा है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या मिले हम लोग को, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 3.8, 2 क्या मिल गया है 3.8, 2 है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ z, z की इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 3.8 प्लस 8,000 इंटू x2 कितना है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे z की एक वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को है ना। तो कितनी मिल गई, z की वैल्यू मिल गया 54,000, कितना मिल गया 54,000 राइट। अब ऐसे ही दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के लिए भी सेम प्रोसीजर करने का। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गए हम लोग को, बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को यहाँ पे मिले 6.4, 3.2, देखो 6.4, 3.2 है ना। अब ये वैल्यूज वापस z के इक्वेशन में पुट कर देना है। z का इक्वेशन क्या है 10,000 इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी है 6.4 प्लस 8,000 टू x2, x2 की वैल्यू कितनी है 3.2। तो यहां से हम लोग को z का वैल्यू कितना मिल गया है, z की वैल्यू मिल गई हम लोग को 89,600 है। 89,600। देन अभी पॉइंट C के लिए करना है ऐसे है ना। C के कोऑर्डिनेट क्या है, C के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हम लोग को मिले हैं 4.5 और 7। तो देखो 4.5 और 7, ये इक्वेशन Z में वैल्यू पुट कर दो, 10,000 इंटू 4.5 प्लस 8,000 इंटू 7। तो यहां से Z की जो वैल्यू मिल गई हम लोग को 1,01,000, कितना मिल गया है 1,01,000 रुपीज है ना, इतना मिल गया राइट। अब लास्ट वाला पॉइंट हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे
1.5, 9, तो 1.5, 9 है ना, ये हमारे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल गए डी पॉइंट के। तो अभी वापस z की इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप कर दो, इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू x2 कितना है हमारा 9। तो अब ये करने के बाद z का जो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को वो मिल रहा है 87,000। अब देखो अभी चारों पॉइंट के वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने क्या किया, z के इक्वेशन में डाला, तो हम लोग को जो आंसर्स मिल रहे हैं। अब अपना प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो देखने का जितने भी आंसर अपने को मिले, 4 आंसर, 4 पॉइंट थे, 4 आंसर मिले, तो चारों में से सब में मैक्सिमम आंसर क्या है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। मैक्सिमम आंसर कौन सा है हमारा, 1,01,000 का आंसर है मैक्सिमम, है ना, ये वाला आंसर हमारा मैक्सिमम है ना। तो ये मैक्सिमम मतलब सी पॉइंट हमारा फिजिबल आंसर है, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, सी पॉइंट है। अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहता था तो ये z के वैल्यूज में से जो सब में मिनिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर रहता था, है ना। तो हमको आंसर मिल गया हमारा पॉइंट सी, जो कोऑर्डिनेट है इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो आंसर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। कौन से हमारा सी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 और x2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 7, है ना। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। x1 इतने बनेंगे और x2 इतने बनेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।